ये 7वें अध्याय गुरुत्वाकर्षण के आंकिक वाले प्रश्न हैं। कुछ इस तरह से है ये, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। आप किसी आवेश को वैद्युत बलों से परिरक्षण उस आवेश को किसी खोखले चालक के भीतर रखकर कर सकते हैं। मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास खोखला चालक है और किसी आवेश को मैं अंदर सुरक्षित रखना चाहता हूँ कि बाहर से इस पर बल न लगे, तो ये सुरक्षित हो जाता है, सील्ड हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है कि यदि खोखले चालक के अंदर कोई वस्तु रख दें जिसका द्रव्यमान m है, तो क्या इस पर भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा। फिर से देख लेते हैं। एक खोखला चालक है, उसके भीतर आवेश है, तो स्थिर विद्युत बल नहीं लगेगा। अंदर है तो उस पर भी स्थिर विद्युत बल नहीं लगेगा। खोखले चालक के अंदर यदि कोई आवेश स्थित है तो उस पर स्थिर विद्युत बल नहीं लगेगा। तो यही कंडीशन मान लेते हैं कि यदि कोई पिंड है या खोखला चालक है, उसके अंदर जो है, उसके अंदर यदि द्रव्यमान है ना, उसके अंदर यदि खोखले चालक के अंदर द्रव्यमान है, तो क्या वो गुरुत्वाकर्षण बल से बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है अभी? ठीक, इसको समझो। ये 7.1 वाले प्रश्न में ही चलते हैं। मान लो ये मेरे पास एक डब्बा है, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। यदि इसके भीतर मैं कुछ सामान रख दूं, है ना, ये रखा ही है सामान, क्या इसके भीतर जो गुरुत्वाकर्षण बल है लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना, ये लगेगा। लेकिन यही डब्बा है, मान लो एक लोहे का डब्बा है, इसके भीतर मैं आवेश रख दूं तो आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल लगता है, तो वो स्थिर विद्युत बल नहीं लगता है, उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। तो इसी तरह से यदि किसी पिंड को रख दिया जाए तो उसके भीतर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा कि नहीं लगेगा, खोखले चालक के अंदर, तो ये क्या होगा, लगेगा। ठीक है, उसके भीतर चाहे वो कहीं भी हो, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल सभी भागों में लगता है और वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि पिंड में भार है, द्रव्यमान है, तो वो गुरुत्वाकर्षण से नहीं बच सकता है। एक हवा के कण में भी गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या लिखेंगे अब आप देखिए। तो इसमें पहला जवाब हमको देना है नहीं, क्योंकि इसमें पूछा है कि क्या उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण का मान शून्य होगा, तो आंसर क्या हो गया, नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से सभी भागों पर लगता है, चाहे वो अंदर हो, बाहर हो, कहीं भी हो। यदि पृथ्वी के इस प्रभाव में है, बड़े पिंड के प्रभाव में है, तो गुरुत्वाकर्षण बल उसमें लगेगा। अगला पार्ट है कि जो अंतरिक्ष यान होते हैं, जिसमें इंसान चढ़ करके अंतरिक्ष में जाते हैं ना, जैसे अभी मान लो चंद्रमा पर लोग गए, ठीक है, तो एक छोटे से यान में जाते हैं। जब हमारे पृथ्वी से ये बाहर हो जाते हैं, तो क्या इसमें गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावित होगा? तो छोटे यानों में प्रभावित नहीं होता है। अब यहाँ पर दूसरा दे दिया कि यहाँ पर एक अंतरिक्ष स्टेशन हम ले गए। अंतरिक्ष स्टेशन माने एक बहुत बड़ा भाग होता है, एक शहर का शहर बस जाए, उसमें सारी सुविधाएं, रहना, खाना, सोना, पढ़ना, कई दिनों तक वहाँ पर अंतरिक्ष में रह सकते हैं। वो भी पृथ्वी के साथ साथ चक्कर लगाता रहता है, तो उसका आकार बड़ा है, तो क्या उस पर गुरुत्वाकर्षण लगेगा? ठीक है, दो चीजें समझो। यहाँ पर बोलता है अंतरिक्ष यान बहुत छोटा होता है, ठीक है, उसमें लोग गए हैं तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है। कुल मिला के ये बोलता है कि उस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं होता है। यदि हम अंतरिक्ष स्टेशन ले गए जहां पर लोग रिसर्च करते हैं, तो उसको बहुत बड़ा बना के रखते हैं, कई अंतरिक्ष यान उसमें समा जाएंगे, टुकड़े टुकड़े में ले जा करके उसको जोड़ जोड़ के एक बहुत बड़ा भाग बना देते हैं, तो वो अंतरिक्ष स्टेशन बहुत बड़ा हो जाता है। तो क्या उसमें गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ठीक है, तो यहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि ये बड़े आकार में, जब आकार बड़ा हो जाएगा तो द्रव्यमान का मान भी कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल तो द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है ना। आप सूत्र जानते हो, F=G m अपॉन क्या होता है, r²। m1 m2 या कैपिटल m स्मॉल m जो भी लिख दो, तो ये किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। छोटा अंतरिक्ष यान का द्रव्यमान कम होता है, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं पता चलता है, लेकिन बड़े का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अधिक, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ेगा। ठीक, दोनों चीज समझ में आ गई।
अब हम इसके तीसरे हिसाब से चलते हैं। यदि आप पृथ्वी पर सूर्य के कारण गुरुत्वीय बल की तुलना करें और पृथ्वी पर चंद्रमा के कारण गुरुत्व बल की तुलना करें तो क्या होता है, सूर्य का गुरुत्व बल अधिक होता है, सूर्य ज़्यादा खींचता है। जैसे मान के चलो चंद्रमा और सूर्य हैं, मैं यहाँ पर बोलूँ कि मुझे चंद्रमा भी खींच रहा है, सूर्य भी खींच रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, ठीक है, तो कौन मुझे ज़्यादा खींचेगा? यदि बराबर दूरी पर, यहीं पर सूर्य है और यहीं पर क्या है, चंद्रमा है, दोनों की दूरी कैसी है, बराबर है, तो मुझे कौन खींचेगा? जिसका द्रव्यमान अधिक होगा। कौन खींचेगा? सूर्य खींचेगा। ठीक है, तो हमारे समुद्रों में ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा समझते हो? समुद्र का पानी सतह के ऊपर चढ़ जाता है और अपने आप सतह के कहाँ चला जाता है? नीचे चला जाता है। पानी ऐसा टेढ़ा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ना? तो हम जवाब देते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो जब सूर्य का गुरुत्वाकर्षण अधिक है तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से ज्वार भाटा नहीं आता है, पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से आ जाता है, जबकि चंद्रमा का आकार छोटा है। ऐसा क्यों है? प्रश्न मेरा समझ में आया? समुद्र में क्या आते हैं? ज्वार आते हैं। इसको यहाँ लिखा है ज्वारी प्रभाव। क्या होता है? ज्वारी प्रभाव। तो सूर्य का ज्वारी प्रभाव कम होता है, जबकि उसकी आकर्षण शक्ति क्या है? बहुत अधिक है। और चंद्रमा का ज्वारी प्रभाव अधिक होता है, जबकि आकर्षण शक्ति कम है। तो वजह ये है कि चंद्रमा हमारे नज़दीक है। 3.84 लाख किलोमीटर है ये, है ना? और जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। तो दूरी ज़्यादा है उसकी। सूर्य की दूरी क्या है? अधिक है। तो यहाँ पर उसका प्रभाव कैसा होगा? कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, चंद्रमा का ज्वारी प्रभाव सूर्य से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ज्वारी प्रभाव दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये है कि यदि दूरी ज़्यादा है तो ज्वारी प्रभाव क्या होगा? कम होगा। ठीक है ना? तो सूर्य की दूरी यहाँ से क्या है? बहुत ज़्यादा है, तो उसका ज्वारी प्रभाव कम रहेगा। चंद्रमा की दूरी कम है तो उसका ज्वारी प्रभाव क्या होगा? अधिक होगा। ठीक, ये लाइन समझ में आ गई? तो मैं यदि ये पूछूं कि सूर्य और चंद्रमा में किसका ज्वारी प्रभाव अधिक है? चंद्रमा का। किसका ज्वारी प्रभाव अधिक है? चंद्रमा का। क्यों अधिक है? क्योंकि चंद्रमा के निकट है वो। चंद्रमा पृथ्वी के क्या है? निकट है। जब पास रहेगा तो ज्वारी प्रभाव कम रहेगा, क्योंकि ये दूरी के घन के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। उल्टा माने दूरी ज़्यादा होगी तो ज्वारी प्रभाव क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो अब तो डाउट नहीं है, सूर्य और चंद्रमा में ज्वारी प्रभाव किसका अधिक होगा? चंद्रमा का। किसका होगा? क्यों अधिक होगा? चंद्रमा के पृथ्वी के निकट है। तो निकट होने से क्या हो गया? क्योंकि ज्वारी प्रभाव घन के, दूरी के घन के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें हम समझ लिए कि खोखले चालक के अंदर या गोले के अंदर एक अवगोला भर दो तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, क्योंकि हर पिंडों में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है, दूसरा हम ये समझे कि एक अंतरिक्ष यान है, दूसरा अंतरिक्ष स्टेशन है। अंतरिक्ष यान पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता, तो क्या अंतरिक्ष स्टेशन पर भी नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या होता है? अधिक होता है। तीसरा हम ये समझे कि जो सूर्य है वो भी ज्वारी प्रभाव डालता है और चंद्रमा है वो भी ज्वारी प्रभाव डालता है, पर चंद्रमा का ज्वारी प्रभाव अधिक होता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के अधिक निकट है। ठीक है, दूरी जाने पर ज्वारी प्रभाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न में आ जाते हैं। तो यहाँ पर 7.2 का प्रश्न है, इसमें सही विकल्प का चयन करिए। विकल्प इसी के साथ दिया है। बढ़ती हुई तुंगता के साथ गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है, घटता है। तुंगता का मतलब ऊपर की ओर जाना, ऊंचाई। तुंगता का मतलब क्या समझना है? ऊंचाई। ठीक है, तो हम पढ़े थे गुरुत्वीय त्वरण में कि जब हम ऊंचाई पर जाएंगे तो घटेगा, गहराई पर जाएंगे तो घटेगा, सतह पर क्या होता है? अधिक होता है। तो यहाँ पर हम जब ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या होगा? घटता है। इसका सही आंसर क्या हो गया? घटता है। दूसरा, अब गहराई पर पूछ लिया। क्या पूछ लिया? गहराई पर। तो गहराई पर भी क्या होगा? हाँ, गहराई पर भी क्या होगा? घटेगा। केवल सतह पर उसका मान क्या होता है? अधिक होता है। अब गुरुत्वीय त्वरण द्रव्यमान पर, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है? तो पिंड के। जैसा ये एक पेन है और यहाँ पर 50 किलो का पत्थर हो और दोनों को मैं नीचे छोड़ दूं, किसमें गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होगा?
दोनों में समान होगा, चाहे वो भारी वस्तु हो चाहे हल्की वस्तु हो, दोनों एक साथ ही नीचे गिरेंगी। ठीक है, माने उनमें गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है, समान। तो ये पिंड कहला गया। जो मैं पत्थर और ये लिया तो ये पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये पृथ्वी के ग्रह के द्रव्य जो खींच रहा है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है ना। हम लोग सब बराबर ही खींच रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत मोटा वाला आदमी है तो वो ज़्यादा खींच रहा होगा, पतला वाला आदमी कम खींच रहा होगा। सारे पिंड जो है बराबर बल से पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं, खींचते हैं। ठीक, अब यहाँ पर डी नंबर का है कि यहाँ पर जो है हम स्थितिज ऊर्जा दो तरह से निकालते हैं। एक ये सूत्र है mg(r2 - r1) और दूसरा है -gmm1/r2 इसमें कौन सा अच्छा सूत्र है, किससे मान स्थिर आएगा, अच्छा आएगा? तो इसमें जो है ये वाला अधिक यथार्थ है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्मॉल जी है, जी का मान तो लगातार बदलता रहता है। इसमें कौन है? कैपिटल जी है। कैपिटल जी का मान पूरे ब्रह्मांड में कैसा है? एक जैसा है, तो हमको अच्छा मान मिलेगा। तो यदि हमको स्थितिज ऊर्जा निकालना हो तो स्थितिज ऊर्जा हम इस सूत्र से निकाल के इससे निकालेंगे, अधिक यथार्थ सूत्र होगा। ठीक है, तो इतना हमको इसमें करना है। क्लियर हो गया? तो पहले का आंसर क्या हो गया? ऊंचाई पर जाओगे घटेगा, गहराई पर जाओगे घटेगा, गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर नहीं करेगा, उसमें पूछा निर्भर नहीं करेगा, पिंड के द्रव्यमान पर। इन दोनों में सूत्र कौन सा अधिक? ये वाला जो है अधिक यथार्थ। ठीक है, ऐसा। अब हम आगे वाले प्रश्न में चलते हैं। ये थोड़ा न्यूमेरिकल, अभी थ्योरी वाला प्रश्न पढ़ रहे थे। यहाँ पर प्रश्न है, मान लीजिए एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के परितः पृथ्वी की तुलना में 2 गुनी चाल से गति करता है, उसकी स्पीड ज्यादा है ना, पृथ्वी की तुलना में वो 2 गुनी चाल से अधिक गति करता है। तब पृथ्वी की कक्षा की तुलना में इसकी कक्षा की माप क्या होगा? मुझे ये बताओ, इसका घेरा छोटा होगा कि बड़ा होगा? 2 गुनी चाल से चल रहा है। ठीक, अच्छा ये बताओ कि जो सूर्य है, मान लो ये सूर्य हो गया और सूर्य के यहाँ पर ये पृथ्वी हो गई और इसके बाद यहाँ पर ये मंगल ग्रह हो गया, ये मैं लिख दिया पृथ्वी, ये हो गया मंगल। कौन ज्यादा तेज घूमता होगा दोनों में? हाँ, जो पास होता है वो ज्यादा तेज घूमता है, जो दूर होता है वो कम तेज घूमता है। तो यहाँ पर इसकी चाल जो है, पृथ्वी से एक ग्रह और है इसके अंदर जिसकी चाल पृथ्वी से कितनी है? 2 गुनी है। तो धीरे चलेगा कि तेज चलेगा? तो उसकी त्रिज्या कैसी होगी? कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी। त्रिज्या क्या होगी? कम, है ना। जैसे जैसे आप त्रिज्या बढ़ाते जाओगे वहां पर उसकी चाल भी क्या होती जाएगी? धीरे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बस यहां पर भी हम करते हैं। तो देखो, ये टी का मतलब है पृथ्वी का आवर्तकाल, एक चक्कर कितना समय लेती है। तो हम एक चक्कर को 1 साल कहते हैं अपने यहाँ। तो यहाँ पर उसके आवर्तकाल का समय कितना हो गया? 1 वर्ष, ईयर लिख दो या 1 वर्ष कहला दो। ठीक है, जो दूसरा ग्रह है वो उसकी चाल, वो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आधा, क्योंकि चल रहा है तेजी से। जो तेजी से चलेगा वो उसका कम समय लगेगा। ठीक है, जैसे मान के चलो मुझे 80 किलोमीटर दूर जाना है ना, 80 किलोमीटर दूर जाना है और मैं 80 के रफ्तार से चल रहा हूं। 1 घंटे में कितना चल सकता हूं? 80 के रफ्तार से। ठीक है, अब मैं अपनी चाल को 2 गुना कर दूं, मैं 160 में चलूं तो कितने देर में वहां पहुंच जाऊंगा? जब मैं 80 के चाल से चलता था 80 किलोमीटर तो मुझे 1 घंटा लगता था। अब मैं अपनी स्पीड को 2 गुना कर दिया, 160 के हिसाब से चलने लगा, तो मुझे कितना समय लगेगा? जल्दी पहुंच जाऊंगा कि देर से? स्पीड ज्यादा हो गई तो जल्दी। कितना जल्दी? आधा घंटा। समझ में आ गया? तो चाल जब ज्यादा हो जाती है तो समय क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। जब आप पैदल आते हो तो मान लो आपको 1 घंटा, तब आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हो तो 1 घंटा लगता है। फिर आपको साइकिल मिल गई, आप उसमें चढ़ के आए, आपकी स्पीड 10 किलोमीटर हो गई, अब आपको कितना लगेगा? आधा घंटा लगेगा, स्पीड 2 गुनी हो गई। तो यही है कि जब 2 गुना चाल हो जाएगी तो समय अंतराल कितना हो जाएगा? आधा। इसलिए मैं लिख दिया आधा टी। किसका? इसको 1 साल लगता है तो इसको क्या लगेगा? आधा साल, माने टी का क्या हो गया? आधा। समझ में आया है ना? क्योंकि जो ग्रह का वेग 2 गुना है तो इसका मतलब यह है कि जो आवर्तकाल है वेग का क्या होता है? उल्टा। यदि वेग 2 गुना है तो आवर्तकाल क्या होगा? आधा। ठीक है, इसलिए मैं यहां पर लिख दिया। अब पृथ्वी की त्रिज्या को हम क्या लिख दिए हैं? RE, है ना।
त्रिज्या को तो आर लिखते हैं, लेकिन ई लिख दिया माने अर्थ की त्रिज्या हो गई, और ये किसकी हो गई, ग्रह की, प्लैनेट की त्रिज्या हो गई। केपलर का नियम कहता है किसी ग्रह का आवर्तकाल का वर्ग ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा के या उसके बीच की दूरी के घन के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है। ये हम पढ़ चुके हैं तीसरे नियम में केपलर के, ठीक है ना। तो इसमें हम वही निकालें, टीई अपॉन क्या कर दिया हूं, टीपी अपॉन क्या कर दिया हूं, टी, तो आवर्तकाल का ये क्या कहलाया, वर्ग, ठीक है। फिर यहां पर मैं लिख दिया हूं आरपी अपॉन आरई, ये उसका क्या हो गया, घन, यही है ना, आवर्तकाल का वर्ग सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी के घन के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। उस हिसाब से ये देखो, पीपी ऊपर लिखा हूं, ई नीचे लिखना, ये ध्यान रखना है। समझ में आ गया। अब यहां पर मुझे त्रिज्या निकालना है कि कितना बड़ा ग्रह है, उसकी कक्षीय अमाप क्या है। इसमें क्या पूछा है, कक्षीय अमाप। तो मुझे क्या करना है, इस 3 का पक्षांतर करना है, इस 3 का पक्षांतर। अब तो सब तो पढ़े थे, घात में कैसा पक्षांतर होता है, घात में ऐसा पक्षांतर होता है कि यदि ये ऊपर है तो यहां बटे में चली जाएगी, इसकी घात कितनी है, 2, ये लिख दिया, टीपी अपॉन टीई इसकी घात कितनी है, 2, इसकी आरपी अपॉन आरई की घात कितनी है, 3। जब पक्षांतर करेंगे तो 2 के बटे में क्या हो जाएगा, 3। समझ में आया घातों का पक्षांतर कैसे होता है, ठीक है। तो मैं इसको इधर लिख दिया हूं, इसको इधर, क्योंकि आरपी का ही मान मुझे निकालना है, इनका पता करना है, रेशियो। ये समझ में आ गया। अब इसमें मान रखें, टीपी का मान देखो कितना था यार, 1/2 टी, और टी का मान तो टी है, उसको वही रहने देते हैं। इसमें से ये कटेगा, अंदर क्या बचा, 1/2, 1 में 2 का भाग करोगे कितना आ जाएगा, 0.5 और 2/3। ये मान मैं आगे लिखा दिया हूं, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसको लाग आग विधि से हम निकालेंगे, इतना आसानी से निकलेगा रहे, ठीक है। तो इसका मान कितना होगा, 0.63। यदि आपको याद ना रहे तो आप यहां तक कर देना, इसके आगे नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। केवल आपको प्रोसेस बताना किस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अतः पृथ्वी की तुलना में जो ग्रह की कक्षा की अमाप है 0.63 गुना क्या होगी, छोटी होगी। वेग 2 गुना है तो उसका आकार कैसा होगा, कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, कम होगी, छोटी होगी, ठीक।